हेलो। 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 देखिए आपका एविडेंस एक्ट का सेक्शन 10 चल रहा था। और जहां तक 10 की बात है, आपका सेक्शन 10 में तमाम चीज़ें बताई गई थी, छोटी छोटी, जो आपका पूछा भी जाता है। सेक्शन 10 में आपका फिर बता दिया जाए, जो सामान्य परिकल्पना है, यानी कि कॉमन इंटेंशन भी कह सकते हैं, या सामान्य जो परिकल्पना है उसके बारे में षड्यंत्रकारी, यानी कि जो कॉन्स्पिरेटर हैं, उनके द्वारा जो भी बात कही गई है, यानी कि मुख से बोला गया है या किया गया है, यानी कि जो एक्ट किया गया है, या जो बातें रिटेन की गई हैं या लिखी गई है, वे बातें सेक्शन 10 में आपका षड्यंत्र का अस्तित्व और षड्यंत्र का पक्षकार, दो चीज़ें साबित करने के लिए रेलेवेंट होंगी। फिर एक बार दोहरा दिया जाए 2-3 मिनट। सेक्शन 10 एजेंसी या अभिकरण के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि एविडेंस की धारा जो 10 है, वह अभिकरण के सिद्धांत पर आधारित है। फिर आपका बताया गया था इंचोटेड ऑफेंस या अपूर्ण या इंसिएंट ऑफेंस तीन होते हैं, आपका दुष्प्रेरण, प्रयत्न और षड्यंत्र। इसके बाद आपका ट्रांसपेरेंसी के बारे में तमाम चीज़ें एक लेक्चर में आपको बताई गई थी। अब आइए सेक्शन 10 बेयर एक्ट से शुरू किया जाए। तो देखिए, एक एक बेयर एक्ट की भाषा देखिए और तब आपको समझाया जाए। और बेयर एक्ट को आप कैसे अलग करके पढ़ेंगे घर पर भी, वो भी मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक एक शब्दों को मैं अलग कर रहा हूँ और तब आपका इसमें जो आपका केस हैं, 4 या 5 रट्टा मारना है, उसको हम बताएंगे। देखिए क्या कहा गया है। जहाँ की यह विश्वास करने का युक्त युक्त आधार है। अब देखिए आपका, यानी कि जहाँ की यह बिलीव करने का रीजनेबल बेस है, उचित आधार है। क्यों ये शब्द रखा गया सेक्शन 10 में, इसकी व्याख्या देखिए। चूंकि षड्यंत्र का प्रत्यक्ष साक्ष्य मिलना मुश्किल होता है, यानी कि चूंकि ट्रांसपेरेंसी का डायरेक्ट एविडेंस मिलना मुश्किल होता है, अतः इसे ज़्यादातर मामलों में सरकमस्टेंशियल एविडेंस, यानी कि परिस्थिति जन साक्ष्य द्वारा प्रूफ किया जाता है। अतः ऐसी दशा में युक्त युक्त संदेह से परे का सिद्धांत यहाँ उतना लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपका पूरी तरह ये साक्ष्य मिल जाए कि षड्यंत्र किया गया मुश्किल होता है। फिर भी आपको बता दिया जाए कि युक्त युक्त विश्वास करने का कारण का मतलब ये हुआ कि प्राइमा फेसाई, यानी कि प्रथम दृष्टया या सरसरी तौर पर साक्ष्यों को देखने से ये लगता है कि षड्यंत्र आपका रचा गया। इसको कहते हैं प्राइमा फेसाई, यानी कि षड्यंत्र का प्राइमा फेसाई क्या होना चाहिए? साक्ष्य। अगला देखिए, जहाँ की यह विश्वास करने का युक्त युक्त आधार है कि दो या अधिक व्यक्तियों ने
अपराध या अनियोज्य दोष करने के लिए मिलकर षड्यंत्र किया। अब दूसरा हो गया व्यक्तियों। षड्यंत्र के लिए व्यक्तियों की संख्या कितनी होनी चाहिए? दो या दो से अधिक। इस पर आइए एक एक समझाया भी जाए। यानी कि कॉन्स्पिरेंसी के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। अगर मात्र एक व्यक्ति है तो उसे कॉन्स्पिरेंसी के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अधिक जितने भी हों, लेकिन कम से कम कितने? दो। अब यहाँ थोड़ा जो क्वेश्चन बनता है आपका हस्बैंड एंड वाइफ को लेकर ज़्यादा बना है। भारत में पति और पत्नी पृथक व्यक्तित्व रखते हैं, सेपरेट पर्सनालिटी रखते हैं। यानी कि पति का पर्सनालिटी अलग और पत्नी का अलग। ये क्वेश्चन बिहार जे के इंटरव्यू में पूछा गया था कि द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के किस सेक्शन में यह सिद्धांत समाहित है कि पति और पत्नी पृथक व्यक्ति होते हैं, इनकी हैसियत अलग होती है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती। तो आपका जवाब रहेगा एविडेंस का सेक्शन 120। कौन सा सेक्शन? 120 या 120। यानी कि भारत में अगर पति पत्नी ही षड्यंत्र रचते हैं तो ये षड्यंत्र के लिए लायबिल होंगे। लेकिन इंग्लैंड में पति पत्नी को एक व्यक्ति माना जाता है और इंग्लैंड में पति पत्नी षड्यंत्र के लिए दोषी नहीं होंगे। यानी कि कहावत भी कही जाती है, दो जिस्म एक जान। यानी कि दो जिस्म एक जान माना जाता है इंग्लैंड में। ये क्वेश्चन आपका शुद्ध रूप से एक बार राजस्थान जे में बना है। भाई जो लोग डाले हैं राजस्थान जे, वो भी इस क्वेश्चन से सतर्क रहेंगे। अब आइए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर, अब दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर क्या किया है? अपराध या अनियोज्य दोष करने के लिए षड्यंत्र किया है। अब इस शब्द को समझिए थोड़ा। अपराध या अनियोज्य दोष, थोड़ा अच्छे से इसको और जानना है। जहाँ तक अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि ऑफेंस को करने या करवाने के लिए या एक्शनेबल रॉन्ग को, यानी कि अनियोज्य दोष को करने या करवाने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर षड्यंत्र रचा है। अब यहाँ आपको सतर्क रहना है दोनों शब्दों से। ऑफेंस या अपराध का मतलब क्या हुआ? तो चूंकि एविडेंस में अपराध शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है, अतः ऑफेंस की जो परिभाषा दी गई है हम उसको देखेंगे। तो सीआरपीसी में ऑफेंस की परिभाषा दी गई है सेक्शन 2N में, और आईपीसी में ऑफेंस को स्पष्ट या क्लियर किया गया है किस सेक्शन में? 40 में। आईपीसी का सेक्शन 40 ये बताता है, 40 ये बताता है कि अपराध का मतलब क्या हुआ। तो जो आईपीसी के तहत अपराध हो उसे भी अपराध माना जाएगा। जो स्पेशल लॉ यानी कि जो विशेष विधि के तहत अपराध हो उसे भी अपराध माना जाएगा। और तीसरा पॉइंट, जो लोकल लॉ के तहत अपराध हो, यानी कि जो स्थानीय विधि के तहत अपराध हो उसे भी अपराध माना जाएगा। तुरंत पॉइंट 2 धारा और पकड़नी है। स्पेशल लॉ स्पष्ट किया गया है आईपीसी के सेक्शन 41 में, और लोकल लॉ को स्पष्ट किया गया है आईपीसी का सेक्शन 42।
इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर अपराध को करने या करवाने के लिए कॉन्स्पिरेसी रची है, तब ये सेक्शन अप्लाई होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये सेक्शन क्रिमिनल मामलों में लागू होगा, लेकिन ये सिविल में भी लागू होगा। क्यों सिविल में लागू होगा? क्योंकि अगला जो पॉइंट है इस शब्द है बेयर एक्ट का कि कोई एक्शनेबल रॉन्ग का मतलब होता है अनियोज्य दोष। अब आइए, अनियोज्य दोष आपका सिविल मामलों में प्रयोग होता है। अनियोज्य दोष को आप अच्छे से समझिए। एक्शनेबल रॉन्ग का मतलब ये हुआ कि ऐसी गलती, ऐसी त्रुटि, ऐसा दोष जिसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता हो, यानी कि न्यायालय में सिविल सूट दायर किया जा सकता हो, इसका मतलब सीपीसी से निकालना पड़ेगा। अर्थात ऐसी गलती जिसके लिए सीपीसी का सेक्शन 9 के तहत सिविल सूट फाइल किया जा सकता है, उसी को एक्शनेबल रॉन्ग कहते हैं। अर्थात दोनों मिलाकर ये नियम निकला कि सेक्शन 10 का जो कॉन्स्पिरेसी के बारे में एविडेंस का स्पेशल रूल बनाता है, ये सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में लागू होगा। यह स्पष्ट कहाँ से हमने निकाला? बेयर एक्ट से ही। एक अपराध लिखा है और दूसरा क्या लिखा गया था? एक्शनेबल रॉन्ग या अनियोज्य दोष। तीसरा देखिए आपका, और आगे बढ़ा जाए। भाई आपका मिलकर षड्यंत्र किया, वहाँ उनके सामान्य आशय के बारे में उनमें से किसी एक व्यक्ति द्वारा उस समय के पश्चात जब ऐसा आशय उनमें से किसी एक ने प्रथम बार मन में धारण किया, कही कि या लिखी गई कोई बात उन व्यक्तियों में से हर एक व्यक्ति के विरुद्ध जिनके बारे में यह विश्वास किया जाता है कि उन्होंने इस प्रकार षड्यंत्र किया, षड्यंत्र का अस्तित्व साबित करने के उद्देश्य से और यह दर्शित करने के उद्देश्य से कि ऐसा कोई व्यक्ति उस कॉन्स्पिरेसी का क्या था? पक्षकार था, रेलेवेंट होगी। अब इन शब्दों को तोड़ा जाए। इसके बाद आपका ये बताया जा रहा है सेक्शन 10 में कि उनके सामान्य आशय को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले अगर किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आया, तो जैसे ही सबसे पहले उन लोगों में से किसी व्यक्ति के मन में विचार या थाट आया कि कोई अपराध या एक्शनेबल रॉन्ग किया जाए, उसके बाद से उस व्यक्ति ने या जितने उस व्यक्ति ने जो भी बातें कही मतलब मुख से बोला, या जो भी बातें लिखी का मतलब क्या हुआ? लिखा दस्तावेज पर। या जो भी की मतलब कि एक्ट मतलब कार्य। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले जब मन में विचार आ गया, तो उसके बाद से जो भी बातें लिखी गई, जो भी कार्य किए गए, या जो भी मुख से कथन किए गए, ये सभी कथन रेलेवेंट होंगे। किसके विरुद्ध रेलेवेंट होंगे? आपका जिन व्यक्तियों ने यह कथन किया है, और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी रेलेवेंट होंगे। लेकिन क्यों रेलेवेंट होंगे? इसलिए रेलेवेंट होंगे कि षड्यंत्र रचा गया, यानी कि षड्यंत्र का अस्तित्व था,
षड्यंत्र या साजिश रची गई, और दूसरा किस लिए रेलेवेंट होंगे कि कोई व्यक्ति इस कॉन्स्पिरेंसी का क्या था, पक्षकार। तो प्री में भी यहाँ अच्छे से याद करना है कि सेक्शन 10 में क्या साबित किया जाता है। तो दो चीजें, क्या क्या, षड्यंत्र का क्या अस्तित्व, मौजूद होना, और दूसरा क्या, षड्यंत्र का कौन व्यक्ति पक्षकार था। ये इस प्रकार आपका ये बेयर एक्ट की भाषा बताई गई। अब आपको केस से सतर्क रहना है, और ज़्यादातर मामलों में केस ही पूछा गया है। आइए हम एक एक केसों को देखते हैं, और प्रयास ये करना है कि अच्छे से इन सभी केसों को आप याद रखेंगे। और केस में देखिए, पहला जो केस आता है जिसमें कि आपका ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया, वह केस है यानी कि क्वीन वर्सेज ब्लैक एंड टाई। ये आपका जे और एपीओ दोनों में क्वेश्चन आ चुका है, कभी काल शॉर्टकट में भी बना है कि ब्लैक एंड टाई का सिद्धांत किससे संबंधित है केस। तो फिर एक बार हम बता दें, क्वीन वर्सेज ब्लैक एंड टाई, क्वीन वर्सेज ब्लैक एंड टाई का केस है 1844 का केस है। ये क्वीन बेंच का है यानी कि क्वीबी का है, और जस्टिस इसमें थे आपका लॉर्ड डेनमैन। लॉर्ड डेनमैन, देखिए आपका डिटेल में नहीं चलना है केस, बस शॉर्टकट में बताना है क्योंकि प्री में ही आता है ज़्यादा। पहला इस पर आप पहला क्वेश्चन ये बनता है कि एविडेंस की सेक्शन 10 किस केस में प्रतिपादित सिद्धांत पर आधारित है। तो आपका जवाब रहेगा क्वीन वर्सेज ब्लैक एंड टाई। एक बार जो यूपीएपीओ में मॉडल दिया है कि ब्लैक एंड टाई का सिद्धांत किस, ब्लैक एंड टाई का वाद शॉर्टकट में दिया है, किससे रिलेटेड है, तो आपका जवाब रहेगा षड्यंत्र से। 4 ऑप्शन देगा, उसमें आप क्या मार कर आएंगे, षड्यंत्र। आइए दूसरा केस देखा जाए जो बहुत महत्वपूर्ण है और जो कई राज्यों में आ चुका है, मिर्जा अकबर वर्सेज किंग इम्परर। ये केस आपका ज़्यादा पूछा जाता है, मिर्जा अकबर वर्सेज किंग इम्परर। मिर्जा इसमें आपका जस्टिस लॉर्ड राइट थे, लॉर्ड राइट थे। इस केस को अच्छे से याद रखना है। इस केस में इस केस का उपनाम पूछा जाता है। देखिए घर पर इस केस को पढ़ लीजिएगा, आपका तमाम बातें पूछी जाती हैं, लेकिन अंदर से चूंकि प्री में ही ज़्यादा पूछा गया है तो अंदर से हम केस नहीं बता रहे हैं, लेकिन केस याद रखिए, मिर्जा अकबर वर्सेज किंग इम्परर का केस है। जज का नाम पूछ सकता है लॉर्ड राइट। इस केस में आपका लॉर्ड राइट ने आपका एक सिद्धांत बताया, एक नियम बताया, और वही नियम एक बार यूपी में बहुत अच्छा क्वेश्चन अंदर से पूछा है कि षड्यंत्र रचा गया और कौन पक्षकार था। ये जो आशय की जब पूर्ति हो गई, यानी कि जब षड्यंत्र का खुलासा हो गया, अगर यानी कि इंटेंशन को फुलफिल कर दिया गया,
यानी कि जब आशय की पूर्ति हो गई उसके बाद अगर किसी पक्षकार ने कुछ कहा है, किया है, लिखा है तो वह रेलेवेंट नहीं होगा। लेकिन आशय की पूर्ति के पहले यानी कि घटना के घटित होने के पूर्व अगर किसी ने कहा है, लिखा है या आपका बोला है या कार्य किया है तो वह रेलेवेंट होगा। देखिए इसमें हुआ क्या था, ये जरूर याद रखिएगा। आशय की पूर्ति के पश्चात का कथन सेक्शन 10 में रेलेवेंट नहीं होगा। यानी कि इसको समझिए, एक बार हल्का सा हम बता रहे हैं। इसमें हुआ क्या था, इसमें पति थे, पत्नी थे और वो था। वो का मतलब कि जार था, जार यानी कि थर्ड पर्सन। अब पत्नी और वो यानी कि थर्ड पर्सन मिलकर साजिश रचे, एक आदमी को मने ये ठेका दिए, सुपारी दिए कि पति की हत्या कर दो। वह आदमी पति की हत्या कर दिया। मेहर तेजा जो थी पत्नी इत्यादि लोग पकड़े गए। अब मेहर तेजा ने जब पकड़ी गई उसके बाद कुछ मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दिए। उन बयानों को रेलेवेंट नहीं माना गया क्योंकि आशय की पूर्ति के पश्चात वो बयान क्या किए गए थे, दिए गए थे। लेकिन मेहर तेजा और उसके प्रेमी के बीच हत्या के पूर्व कुछ लेटर बम फूटे थे, यानी कि लेटर बाजी हुई थी और उस लेटर में सब कुछ क्लियर था, एक एक बातें क्लियर थी। अतः ऐसी दशा में जो लेटर चलिए देखिए आपका, फिर आगे देखिए, बैठिए देखिए इधर इधर देखिए। देखिए आपका बताया जा रहा था मेहर तेजा के बारे में। मेहर तेजा ने कुछ लेटर लिखा था घटना के पहले अपने प्रेमी को, और वह जो लेटर था वह षड्यंत्र का साक्ष्य माना गया। और षड्यंत्र के पक्षकार कौन थे उससे ये साबित हो रहा था। आप किताब से लेटर की बातें पढ़ सकते हैं, बड़ी रोचक बातें हैं। आप एक बार कम से कम बुक का भी सहारा लीजिए। अगला देखिए भाई आपका, तीसरा आपका केस है शार्दुल सिंह कविसर वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे। शार्दुल सिंह कविसर वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे। इस केस में भारत के उच्चतम न्यायालय ने ये सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया कि जो सेक्शन 10 है वह एजेंसी के सिद्धांत पर ही आधारित है। फिर एक बार मैं बता दूं कि आपका शार्दुल सिंह कविसर वर्सेज स्टेट ऑफ बॉम्बे के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह बताया कि सेक्शन 10 एजेंसी के सिद्धांत पर आधारित है और ब्लैक एंड टाई के केस में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया गया सेक्शन 10 में, वही सिद्धांत क्या किया गया है, अप्लाई किया गया है। तो तीसरा केस भी याद रखना है। चौथा केस पूछा गया है भगवान स्वरूप लाल विशन लाल। फिर हम बता दें, भगवान स्वरूप लाल विशन लाल वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में भारत के उच्चतम न्यायालय ने सेक्शन 10 के तहत क्या प्रूफ किया जाता है इस बात को बताया। तो मैं लगातार बता रहा हूँ
कि सेक्शन 10 के तहत क्या साबित किया जाएगा, तो षड्यंत्र का एक तो अस्तित्व साबित किया जाएगा और दूसरा क्या साबित किया जाएगा कि षड्यंत्र के कौन पक्षकार थे। दो चीजें साबित की जाती हैं। अंतिम केस है आपका बद्री राय वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। बद्री राय वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। ये पांचों केस आपको रट्टा मार कर जाना है। एक और यहाँ आपका पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ एपीओ में पूछा गया था, वह आपको हम बता दें। लूमिंगटन रोड शूटिंग षड्यंत्र केस, मिर्जा अकबर के केस को उपनाम है, लिख लीजिए उसको। मिर्जा अकबर के केस का उपनाम है, उसको कोष्ट में लिख लीजिएगा। वही लूमिंगटन रोड शूटिंग षड्यंत्र केस। लूमिंगटन रोड शूटिंग षड्यंत्र केस। ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, आया है। 5 केस याद करके जाइएगा। अब आइए सेक्शन 11 चला जाए। आपका एविडेंस का सेक्शन 11 चला जाए। जहाँ तक सेक्शन 11 की बात है, सेक्शन 11 अति महत्वपूर्ण है और यहाँ से इंटरव्यू में, प्री में और मेंस में लगातार क्वेश्चन बन रहा है। यानी कि जो सेक्शन 11 हम पढ़ाएंगे, यहाँ से आपका कह सकते हैं कि प्री, मेंस और इंटरव्यू में लगातार क्वेश्चन बन रहा है। पहले सेक्शन 11 में अभी बेयर एक्ट न जानकर कुछ सामान्य बातें लिख लीजिए, बहुत काम करती हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बना है उसको हम एक एक करके देखते हैं। देखिए, जहाँ तक सेक्शन 11 की बात है, पहला नियम ये आता है लायर्स पैराडाइज। यानी कि लायर्स पैराडाइज का मतलब वकीलों का स्वर्ग। पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में ये बना है कि एविडेंस की कौन सी धारा में लायर्स पैराडाइज का या लायर्स पैराडाइज का सिद्धांत समाहित है, या कौन सी धारा एविडेंस की वकीलों का स्वर्ग मानी जाती है। तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 11। अब फिर क्वेश्चन अगर आपसे बने, क्यों सेक्शन 11 को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, तो आप इसका तर्क वाइज उत्तर देंगे और आपका तर्क ये रहेगा कि अगर 5 से लेकर और 55 तक कहीं कोई फैक्ट रेलेवेंट नहीं हो पा रहा है, तो सेक्शन 11 में उसे रेलेवेंट बनाया जा सकता है। यानी कि कहीं कोई आशा न हो तो एक आशा की किरण दिखती है। किस धारा में? वकील साहब को 11 में। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग। दूसरा देखिए, दूसरा आपका वकीलों के स्वर्ग को कोरिलेट करना है और पूछा भी गया है। भारतीय संविधान को अलग से लिख लीजिए उसको। भारत के संविधान को डॉक्टर जेनिंग्स ने, भारत के संविधान को डॉक्टर जेनिंग्स ने वकीलों का स्वर्ग कहा, लायर्स पैराडाइज कहा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसको भी अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। किसने कहा? डॉक्टर जेनिंग्स ने कहा। जेनिंग्स, ये पहला नियम। आइए,
दूसरा नियम आपको ये देखना है, प्ली ऑफ एलिबी, प्ली ऑफ एलिबी या कहीं कहीं एलिबाई भी लिखा जाता है, अलग से हम डिटेल में बताएंगे। अभी सामान्य बातें सेक्शन 11 पर चल रही हैं। प्ली ऑफ एलिबी आपका किस सेक्शन में समाहित है? तो हिंदी में कहा जाता है अन्यत्र होने का अभिवाक या दूसरी जगह होने क्या कथन। तो प्ली ऑफ एलिबी का सिद्धांत सेक्शन 11 में समाहित है, गलत न हो, अन्यत्र होने का अभिवाक। तीसरा क्वेश्चन आइए देखा जाए, प्ली ऑफ एलिबी कैसा फैक्ट है या किस प्रकार का फैक्ट है? तो तुरंत आपको एक सेक्शन और कोरिलेट करना पड़ेगा और वह सेक्शन आपका है 103, लिख लीजिए अलग से। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 103 के तहत प्ली ऑफ एलिबी एक स्पेशल फैक्ट है, विशिष्ट तथ्य है, एक स्पेसिफिक फैक्ट है, विशिष्ट तथ्य। फिर एक बार हम बता दें, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 103 के तहत प्ली ऑफ एलिबी कैसा आपका फैक्ट है, स्पेसिफिक फैक्ट या विशिष्ट तथ्य। अगला देखिए, आपका अगला जो क्वेश्चन ज़्यादा बनता है वह ये बनता है कि रेलेवेंसी के बारे में या सुसंगतता के बारे में रिजुडियरी सेक्शन, रिजुडियरी सेक्शन का मतलब अवशेषी या अवशिष्ट धारा कौन है, ये क्वेश्चन ज़्यादा बना है और निश्चित रूप से यहाँ से हम कोरिलेट करेंगे तो वहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। फिर एक बार अच्छे से इसको देखिए, एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए। कंपटीशन है, जब तक आप कंपटीशन में एक एक सेक्शन की छोटी छोटी बातों को गौर नहीं करेंगे और आप चाहें कि कंपटीशन हमारा वर्तमान समय में निकल जाए तो ये संभव नहीं है, क्योंकि वर्तमान समय में फाइट बढ़ती जा रही है और आप देख सकते हैं हर एक राज्य की मेरिट अनुमान से कहाँ चली जा रही है, ऊपर। तो भाई सामान्य पढ़ने से नहीं होगा, आप में जब तक कि कुछ विशेष नहीं जानेंगे, जब तक कि भीड़ से थोड़ा अलग नहीं होंगे, आपका कंपटीशन निकलना इस समय मुश्किल है। और मेरा पूरा प्रयास है कि कहीं कोई बात आपको न मिले, वे बातें दो चार बताई जाए, और बातें तो किताब में लिखी ही गई हैं, आप इसीलिए पढ़ रहे हैं कि सर दो चार ऐसी बातें अवश्य बताएंगे जो किताब और गाइडों में नहीं मिलेंगी, और बताया भी जा रहा है। लिखिए, फिर एक बार देखिए, रेलेवेंसी के बारे में रिजुडियरी सेक्शन है यह, यानी कि सुसंगतता के बारे में अवशेषी धारा, अवशेषी को अवशिष्ट कहते हैं। अब अवशेषी धारा का मतलब क्या हुआ, हमें ये देखना है, और तब आपका जितनी अवशेषी धाराएं जिन जिन कानूनों में है उन कानूनों को हम एकत्र पहले करवाएंगे। देखिए, अवशेषी धारा सेक्शन का मतलब क्या होता है। अवशेषी सेक्शन तब काम करते हैं जब अन्य सेक्शन विफल मार जाएं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि रिजुडियरी सेक्शन तब अप्लाई होते हैं जब अन्य प्रावधान
विफल मार जाए, यानी कि अन्य प्रावधानों में वह मामला न आए। अपने पर भी मैं बता दूं, भाई कई लोग पढ़ रहे हैं तो भाई मेरा नाम मनोज कुमार पांडे है। मनोज सर लोग कहते हैं मुझे, और मेरे पास भी पढ़ने लोग तब आते हैं जब चारों तरफ से थक हार जाते हैं। यानी कि दिल्ली से दौलताबाद जब दौड़कर थक जाते हैं तब यहाँ लोग ज़्यादा आते हैं। आपका फिर एक बार देखिए अवशेषी प्रावधान। अवशेषी का मतलब आपको अब उदाहरण से हम बता रहे हैं, तो सबसे पहले हम एविडेंस में ही उदाहरण बता रहे हैं अवशेषी का। पहला उदाहरण 11 ही है। अगर पक्षकार या अधिवक्ता 5 से लेकर 55 तक में अपनी बात को कहीं सेट नहीं कर पा रहे हैं तो एक सेक्शन 11 है जहां की वे अपनी बातों को सेट कर सकते हैं, रेलेवेंट बना सकते हैं। अतः सेक्शन 11 कैसा सेक्शन हो गया? रिजुडियरी। अब आइए आपका आईपीसी में चला जाए। अब कोरिलेट पहले कर लिया जाए। आईपीसी में रिजुडियरी प्रोविजन कहाँ कहाँ है? तो कम से कम 2 सेक्शन तो याद ही रखिएगा। एक तो 290 और दूसरा 511। फिर एक बार देखिए इसको। आईपीसी में रिजुडियरी प्रावधान कहाँ है? तो आपको 2 सेक्शन याद करना पड़ेगा, 290 और 511। 290 न्यूसेंस या लोक उपताप में लागू होगा, जबकि 511 अटेम्प्ट यानी कि क्रिमिनल अटेम्प्ट में लागू होगी। तो पहले यानी कि पब्लिक न्यूसेंस के बारे में रिजुडियरी प्रावधान किस सेक्शन में है? तो 290। और आपराधिक प्रयत्न के बारे में 511। इसका मतलब देखिए आपका 268 से लेकर 291 आईपीसी का सेक्शन 268 से लेकर 291 तक में पब्लिक न्यूसेंस या लोक उपताप के बारे में प्रावधान है। लोक उपताप की डिफिनीशन या परिभाषा 268 में दी गई है और विभिन्न प्रकार के लोक उपताप दिए गए हैं 269 से लेकर 289 तक। ये विभिन्न प्रकार के क्या हैं? पब्लिक न्यूसेंस। अगर कोई पब्लिक न्यूसेंस तो 268 में है, लेकिन 269 से लेकर और 289 तक में कवर नहीं होता, तो उसके लिए एक अलग धारा बनी है। कौन सी? 290। यानी कि जो पब्लिक न्यूसेंस 268 से लेकर 289 तक कवर नहीं होते, इसमें नहीं आते, तो लेकिन 268 में पब्लिक न्यूसेंस है, तो इसके लिए दंड का प्रावधान किया गया है। कौन सी धारा में? 290 में किया गया है। और दंड पूछा गया है यूपीएफओ में कितना है दंड? तो मात्र और मात्र 200 रुपये तक का जुर्माना, कारावास का कोई दंड नहीं है। अधिकतम कितना दंड है? जुर्माना। अतः सेक्शन 290 पब्लिक न्यूसेंस के बारे में एक रिजुडियरी प्रावधान है। अवशिष्ट जब इसमें न आए तब 290। 511 आईपीसी देखिए। आपराधिक प्रयत्न के बारे में यह एक अवशेषी धारा है। क्यों? क्योंकि यदि आईपीसी के किसी सेक्शन में
अटेम्प्ट को अलग से दंडनीय बनाया गया है, तो ऐसी दशा में 511 अप्लाई नहीं होगी। अच्छा क्वेश्चन इस पर बनता है। एक दो उदाहरण बताया जाए, जैसे कि आपका 307, 308, 309। 307 में अटेम्प्ट टू मर्डर को, हत्या के प्रयास को अलग से दंडनीय बनाया गया है, तो 511 अप्लाई न होकर 307 होगी। 308 आईपीसी में हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपका आपराधिक मानव वध को अलग से दंडनीय बनाया गया है, तब भी 511 अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि अलग से ये क्या है, दंडनीय। और 309 में अटेम्प्ट टू सुसाइड को अलग से दंडनीय बनाया गया है, तो 511 अप्लाई नहीं होगी। आपका तो कब होगी, जब कहीं प्रयत्न को अलग से दंडनीय न बनाया गया हो। तो प्रयत्न के बारे में, क्रिमिनल अटेम्प्ट के बारे में यह कैसी धारा हो गई, अवशेषी। आईपीसी के बाद आया जाए, निश्चित तौर पर एक क्वेश्चन मिलेगा, सतर्क रहना यहाँ से। आइए आईपीसी के बाद हम देखते हैं सीपीसी। सीपीसी में भी आपका अभी यूपीएसजीएस में भी पिछली बार क्वेश्चन ये बना था कि सूट फाइल करने के प्लेस, यानी कि सीपीसी में वाद दायर करने के स्थान के बारे में रिजुडियरी प्रोविजन किस सेक्शन में है, तो वह आपका सेक्शन है 20। रट कर जाइएगा, सीपीसी की कौन सी धारा वाद दायर करने के स्थान के बारे में रिजुडियरी प्रावधान करती है, किसी भी हाल में गलत न हो। वह कौन सा सेक्शन है आपका 20, यानी कि सीपीसी की धारा 20। अब आइए आपका देखा जाए कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 आर्टिकल पढ़िएगा। एक तो 248, दूसरा 136 और तीसरा 142। फिर हम बता दें, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको 3 आर्टिकल पढ़ने हैं। कौन कौन आर्टिकल पढ़ने हैं, आपका 248, 136 और 142। देखिए आपका अभी झारखंड में पिछली बार जे में 248 पूछा भी गया था। देखिए भारतीय संविधान के शेड्यूल या अनुसूची 7 में 3 सूचियां या 3 लिस्ट दिया गया है, और आपका तीन सूचियां दी गई हैं। इसमें एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और तीसरा कनकरेंट लिस्ट। इसमें अगर किसी सूची में कोई विषय नहीं आता तो उसका क्या होगा, देखिए इसमें आपका 248 आपका भी झारखंड में पूछा गया था, और ये पूछा गया था कि जो रिजुडियरी या जो अवशेषी शक्तियां हैं किसके पास होगी, संघ के पास या यूनियन के पास। फिर आपका ये 136 भी पूछा जाता है कि 136 में आपका सतर्क ये रहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी कोई अपील का प्रावधान न हो,
तो आप सुप्रीम कोर्ट से इजाज़त लेकर, परमिशन लेकर अपील कर सकते हैं। याद रखिए कहाँ प्रावधान किया गया है, तो आर्टिकल 136 में। और आर्टिकल 142 भी पूछा गया यूपी में। आर्टिकल 142 भी रिजुडियरी सेक्शन भी है, इनहेरेंट पावर भी है, सब कुछ है। और आपका न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, यानी कि जस्टिस की हत्या न हो, इसके लिए उच्चतम न्यायालय जो उचित समझे कर सकता है। आइए अब आगे बढ़ाया जाए एविडेंस के सेक्शन 11 को। ये तो कोरिलेट किया गया। आगे आपका देखा जाए, अगला आपका है, कह सकते हैं कि क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा गया है वह देखा जाए। यूपीजे और एपीओ इंटरव्यू में ये पूछा गया कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, यानी कि आपका एक क्वेश्चन पूछा गया कि श्री कृष्ण पर आरोप है कि उन्होंने माखन चुरा कर खाया, और वो अपनी माता जी से कह रहे हैं कि मैंने माखन नहीं खाया, क्योंकि मैं सुबह से शाम तक जंगल में गायों के पीछे रहता हूँ, तो कहाँ से मैं माखन खा लूँगा। इसमें कौन सा अपराध हुआ और वह किसका डिफेंस ले रहे हैं, ये आपका इंटरव्यू का क्वेश्चन है। तो आपका जवाब ये रहेगा कि श्री कृष्ण पर माखन चोरी का इल्जाम लगा है, आरोप लगा है, और वह अपना डिफेंस कर रहे हैं प्ली ऑफ एलिबाई का, यानी कि जिस समय घटना हुई थी मैं घटना स्थल से इतना दूर था कि मेरे द्वारा यह घटना किया जाना एक असंभव बात है, विपरीत बात है, अतः मैंने इस घटना को अंजाम नहीं दिया। सतर्क रहकर आपको बताना है। अगली सामान्य बात देखिए, आपका ये पूछा जाता है कि कौन सी धारा में यह सिद्धांत समाहित है कि एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। अगर ये पूछे कि किस सेक्शन में है, तो आपका जवाब रहेगा सेक्शन 11। इसका मतलब ये हुआ कि एक तथ्य दो स्थानों पर नहीं हो सकता, या तो सत्य होगा या असत्य होगा। इसको हम बताएंगे डिटेल में, चूंकि समय भी हो गया है। क्योंकि सामान्य बातें सेक्शन 11 की अति महत्वपूर्ण है, और ये किताब उताब में जल्दी मिलती नहीं है, ये कोरिलेशन भी नहीं मिलता है, और वर्तमान में यही आपको कंपटीशन में आगे बढ़ाएगा। लास्ट में आपको भाई बता भी दिया जाए, खेलों के मामलों में फिर एक बार हम बता रहे हैं। कई लोग ये कहते हैं कि हमारे पास संसाधनों का अभाव है, अतः हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके मुख पर तमाचा लगाने का कार्य ये ओलंपिक में गए हमारे खिलाड़ी किए हैं। सरकार का ज़्यादा सहयोग न होते हुए भी जो गरीब, दुखी और निर्धन खिलाड़ी थे, वो स्वयं के बल पर मेहनत किए, संसाधनों के अभाव के बावजूद किए, और मेडल जीत कर लाए। और जैसे ही जीत कर लाए, देखिए सरकार बाहों में उठा ली, और सरकार ने ये दिखाने का प्रयास किया कि सब कुछ हम ही ने किया। तो उसी प्रकार आपका भी संसाधनों की कमी का रोना न रोइए। जब आप एक दिन सेलेक्ट हो जाएंगे, तो सारे मित्र और घर और इत्यादि वाले यही कहेंगे कि हम ही तो पढ़ाए थे, हम ही तो इनको सपोर्ट किए थे। लेकिन आज भले वो इतर हों। धन्यवाद।